हाँ जी बच्चों, कैसे हो? ठीक चल रही पढ़ाई? चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक आईएफआर। जो हमने लास्ट टाइम शायद 2 केस हमने कर लिया, 3 केस कर लिए थे हमने। आज 4th केस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज करा देता हूँ कि हमने लास्ट में जो 3 केस पढ़े थे वो थे क्या। तो पहला था कि अगर इन्वेस्टमेंट्स और आईएफआर, इन दो का ट्रीटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोबारा से कि आईएफआर किस लिए बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि हमने मार्केट में कर रखे हैं, कई पैसे बाहर लगा रखे हैं, अगर उनकी मार्केट वैल्यू में कहीं फॉल हो जाए, कमी हो जाए, तो हमें वो जो लॉस बियर करना पड़ेगा वो लॉस हम आईएफआर से सेट ऑफ कर सकते हैं। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू में जो कमी आएगी उसको सेटल करने के लिए हम बनाते हैं आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में आपको फॉल देखनी है कि कितनी कमी आ रही है। मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं 70,000 के, यानी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं बाहर 70,000 और आईएफआर आपने बना रखा है 30,000। क्लियर? सिर्फ इसको समझना है ताकि एक रिवाइज हो जाए हमारा टॉपिक कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। आईएफआर बना रखा है 30,000 का, इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है 70,000 के। ये बैलेंस शीट में आपको वैल्यू गिवन है, ये मिलेगा आपको एसेट साइड में, ये मिलेगा आपको लाइबिलिटी साइड में। जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की आज के टाइम में, जब आपने इसको रीवैल्यू किया तो आज के टाइम में इसकी मार्केट वैल्यू है 50,000। इन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 50,000। आपको 70,000 मिलने थे आपके इन्वेस्टमेंट के वापस, लेकिन अब मिलेंगे आपको 50। तो कितने का लॉस हो गया आपको? 20,000 का। 70 हमने पैसे लगाए, आज के टाइम में सिर्फ उनकी वर्थ कितनी है? 50। तो जो 20,000 का लॉस होगा वो हम आईएफआर में से सेट ऑफ करेंगे। तो देखिए 30,000 आपके पास रिजर्व बना हुआ है, गुल्लक में आपके पास पैसे हैं, और 20,000 रुपये आपका लॉस हुआ है, यानी कि आपका लॉस इसमें से रिकवर हो सकता है। तो क्या होगा कि ये जो 10,000 अभी भी बच गया लॉस को सेट ऑफ करने के बाद, ये 10,000 पार्टनर्स में बट जाएगा उनके ओल्ड पीएसआर में। क्लियर? और जो ये 20,000 है ये इन्वेस्टमेंट से सेट ऑफ करे जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? आईएफआर को डेबिट कर देंगे, जितने का बना हुआ है ये उतने से, जो कमी आई है इन्वेस्टमेंट की उससे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब भी कोई एसेट कमी होती है किसी एसेट में तो हम उस एसेट को क्रेडिट करते हैं। ये हमने नियम पढ़ा था +1 में। और जो अभी भी हमारे पास आईएफआर बच गया 10,000 का, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाएगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब के बीच। क्लियर? अच्छा, फिर देखते हैं कि मार्केट वैल्यू जो है वो मान लो 40,000 की हो जाती है। आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 40,000 हो जाती है, तो आपको कितने का लॉस हो गया? 30 का। 70 आपने पैसे लगाए थे लेकिन आज मिलेंगे आपको सिर्फ 40, 30 का लॉस हो गया। अब देखो आपके आईएफआर में इतना पैसा है कि हम इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये 30 से 30 हमारा सेट ऑफ हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी आईएफआर डेबिट करना है जितना बना हुआ है उतने से, और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है कितने से? लॉस के बराबर 30। क्या बताइए यहाँ पर कोई पैसा बचा है पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए? नहीं बचा, इसलिए हम यहाँ पर पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देंगे। सारा आईएफआर इन्वेस्टमेंट के लॉस को रिकवर करने में खर्च हो गया। क्लियर? एक केस हमने पढ़ा था कि नो इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट वैल्यू, यानी कि कोई भी फॉल नहीं हो रहा है मार्केट वैल्यू के अंदर। सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, आईएफआर बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, और आपको एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बता रखा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल हुआ, इंक्रीज हुआ। तो हम क्या मानेंगे? कुछ भी नहीं हुआ, हमारे इन्वेस्टमेंट जितने के थे उतने के ही आज भी हैं। तो ये सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 30 का 30,
और ये चला जाएगा सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड पीएसआर में। जितने पार्टनर्स होंगे हम सभी में ये बांट देंगे ओल्ड पीएसआर में। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट पर कोई लॉस ही नहीं हो रहा। तो ये 3 केस हमने लास्ट टाइम डिस्कस करे थे। तो आज हम करते हैं अपना 4th केस। ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और बड़े क्वेश्चंस जब आएंगे बैलेंस शीट वाले, वहाँ पर भी इसका रोल होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए केस नंबर 4, इन्वेस्टमेंट गिवन है बैलेंस शीट में, IFR गिवन है। क्लियर? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,40,000। आज के टाइम में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 1,40,000। अब हम देखते हैं लॉस कितने का हुआ है। हमने पैसे बाहर कितने लगाए? 2 लाख। आज के टाइम में क्या वैल्यू है? 1,40। आपको लॉस कितने का हो गया? 60,000 का। बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। आपने सोचा था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन मार्केट में जब हमें पता किया तो करंट वैल्यू आई 1,40। आपको 60,000 का लॉस हो गया। अब इस लॉस को हम IFR के अगेंस्ट में सेट ऑफ करेंगे। हमारे पास IFR कितने का है? 50। लॉस हो गया 60 का। 10,000 अभी भी लॉस ज़्यादा है, तो उस 10,000 को कहाँ से रिकवर करेंगे? अगर आपका कोई भी रिजर्व किसी लॉस को सेट ऑफ करने में अनेबल हो तो हम क्या करेंगे? उस लॉस की भरपाई हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से करेंगे। WCR में भी हमने ऐसे पढ़ा था कि क्लेम अगर आपका WCR से ज़्यादा चला जाता है तो जो एक्सेस क्लेम है WCR से ज़्यादा, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री देखो हम क्या बनाते हैं। IFR आपको 100% डेबिट करना है जितने का गिवन है। लॉस चूंकि आपका 10,000 एक्स्ट्रा चला गया इससे, तो उस लॉस को आप कहाँ से उठाओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके। और टू इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कितनी फॉल हुई है? 60, तो ये हो जाएगा 60। यहाँ पर लॉस ज़्यादा था, IFR में कुछ भी पैसा बचा नहीं, इसलिए हमने पार्टनर्स के बीच में इस रिजर्व का कोई भी हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। तो हम लिखेंगे बीइंग IFR एडजस्टेड एंड एक्स्ट्रा लॉस डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी अमाउंट डेबिट या क्रेडिट होगी तो वो पार्टनर्स के बीच में लॉस या प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ये लॉस है। रीवैल्यूएशन जब भी डेबिट होगा लॉस, क्रेडिट होगा जब भी फायदा। तो अगर ये लॉस है तो ये पार्टनर्स के बीच में बंटना चाहिए उनके ओल्ड PSR में। तो हमने कहा भी A डेबिट B डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इसको ख़त्म करना है टू रीवैल्यूएशन। और ये एंट्री होगी किसमें? इन ओल्ड रेशियो। और हमने शुरू से मान के चला था कि 2 पार्टनर्स हम मान के चल रहे हैं और इक्वल पार्टनर्स। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जो रिवैल्यूएशन का जो लॉस आपने डेबिट करा है उस लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल। तो इतना जो सिस्टम है ये हमने तब पढ़ा है किस केस के रिगार्डिंग, कि अगर आपका लॉस IFR से भी ज़्यादा चला जाए तो एक बार तो आपको लॉस की एंट्री करनी है, दूसरी बार उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। एक बार इसको राइट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। चले? अच्छा जी, इसी में मैं चेंज कर रहा हूं। आप एज इट इज केस उतारेंगे और केस हो जाएगा हमारा केस नंबर 5। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,10,000। आपको एज इट इज केस उतारना है, केस नंबर 5 लिखकर सिर्फ एज इट इज बैलेंस शीट बनाओगे। जो मार्केट वैल्यू है उसे आप 2,10,000 रुपये लोगे। इस केस में हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आंसर करते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में बढ़ी है, क्या आपको कोई लॉस हुआ है? नहीं हुआ, हमें तो प्रॉफिट ही हुआ है, इंक्रीज इन एसेट। अब देखो इससे हम बनाते हैं किस लिए? इसकी वैल्यू में कमी आने के लिए, जबकि इसकी वैल्यू में तो कमी नहीं है। और अगर इसकी वैल्यू में कमी नहीं है तो इस IFR को यूज नहीं करा जाएगा, इस IFR को सीधा सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले सिंस
देयर इज नो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, सो full IFR will be distributed among partners in old PSR। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी कमी नहीं आई है तो ये IFR सारा का सारा पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में बट जाएगा। तो एंट्री हम देखो क्या पास करेंगे, एंट्रीज। सबसे पहले IFR है, इसे हम डेबिट करते हैं। कोई भी एंट्री हो, चाहे बढ़ रही हो वैल्यू घट रही हो, आपको IFR 100% डेबिट करना है। और ये चला जाएगा जो भी पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड PSR में। कितना? 25,000 25,000 बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड PSR। क्लियर? अब सेकेंड एंट्री, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हमने बनाया था तो वहाँ पर हमने सीखा था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं एसेट्स के अंदर कोई भी डिक्रीज होता है तब, और क्रेडिट साइड में लिखते हैं कोई भी इंक्रीज होगा एसेट में उसके लिए। तो यहाँ पर एसेट की वैल्यू में 10,000 का इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब भी कोई एसेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट ही होती है। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, कितने से इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट? 10,000। सबसे पहले इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, बीइंग इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बीइंग इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो फायदे को बताएगा, इसे हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000, और ये फ़ायदा चला जाएगा A और B के कैपिटल अकाउंट में। पाँच हजार बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। IFR सारा का सारा बट जाएगा, जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उससे रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे और फिर इस रीवैल्यूएशन को डेबिट करके ये प्रॉफिट पार्टनर्स के ओल्ड PSR में बांट देंगे। ये है केस नंबर 5 और ये हमारा IFR का लास्ट केस था। इसको एक बार नोट डाउन करिए। ठीक है, आपके पास बुक में क्वेश्चन गिवन है WCR का सेपरेटली, IFR का सेपरेटली। आप दोनों क्वेश्चंस को चाहे तो उनके इलास्ट्रेशन को कर लें, चाहे प्रैक्टिकल कर लें, दोनों ही क्वेश्चन से आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए, हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक नया पार्टनर एडमिट होता है, तो वहाँ पर कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए कि ये चेंज इन PSR का है या एडमिशन का क्वेश्चन है। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। मैं डाटा लिख देता हूँ।
ए और बी पहले से ही पार्टनर है, सी एक नया पार्टनर आता है और सी के आने के बाद सारे पार्टनर डिसाइड करते हैं तीनों के तीनों कि अब उनका PSR 5-3-2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ तक हमें कहीं पता नहीं चल रहा कि ये क्वेश्चन चेंज इन PSR का, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि चेंज इन PSR तो हो रहा है लेकिन वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच ही होना चाहिए, नया पार्टनर वहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे देखते हैं इसकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं ये बताएगी कि ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है। देखिए यहाँ तक हमें पता नहीं चला कि ये चेंज इन PSR का है, आगे लिख दिया कि उस दिन उनकी बुक्स में रिजर्व था 35,000 का। क्लियर। एंट्री देनी है आपको दो केसेस में कि अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि इसको रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या ट्रांसफ़र किया जाए, दोनों का एक ही मतलब होता है, या तो डिस्ट्रीब्यूट करना या ट्रांसफ़र करना। और पार्टनर्स नहीं चाहते कि उसे ट्रांसफ़र करें, लेकिन वो चाहते हैं कि इसकी जगह हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें। तो देखो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पार्टनर्स है वो बांटना भी चाह रहे हैं, नहीं भी बांटना चाह रहे। तो बांटना, एडजस्ट करना, ये हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है। अगर नया पार्टनर आ रहा है, साथ में कुछ पैसे भी लेकर आ रहा है, तो हम देखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन हो सकता है कि एडमिशन का हो। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी नए पार्टनर के बारे में नहीं लिखा कि वो क्या पैसा लेके आएगा, सिर्फ ये लिखा है कि पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते। तो इसी से हम समझ जाएंगे कि भैया ये जो कंडीशंस हम पढ़ते थे ये तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते थे, गेनिंग सेक्रीफाइस का रोल होता था। तो ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनर नया आ रहा है और तब पार्टनर्स ये कहते हैं कि हम ट्रांसफ़र करेंगे नहीं करेंगे, तो ट्रांसफ़र जो होगा ना वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये जो रिजर्व है ये सी के आने से पहले ही थे। तो इसके ऊपर किसका राइट है, ए और बी का। तो लिखेंगे हम सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, अगर पार्टनर चाहते हैं कि हम ट्रांसफ़र कर लें तो ये ट्रांसफ़र ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में होगा। तो जनरल रिजर्व डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व या रिजर्व, क्योंकि जब भी प्रॉफिट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, क्रेडिट, तो रिजर्व क्या होगा, डेबिट। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, 35,000 डेबिट करेंगे और 4:3 4:3 में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 20,000 और 15,000। कैसे पता चला कि भाई 35,000 का 4/7 और 35 का ही 3/7। इस रेशो में जब काटेंगे तो 20 और 15 ए का हिस्सा और बी का हिस्सा आएगा। लिखेंगे बीइंग रिजर्व ट्रांसफर्ड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR।
बांटने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर का रहेगा, चाहे रेशो चेंज हो रहे हो, चाहे नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो। जो भी पुरानी चीज़ हम बांटेंगे, क्योंकि रिजर्व तो इन्होंने कमा के रखे थे ना, ये तो आज आया है, तो जो भी पुरानी चीज़ जब भी बांटने की बारी आएगी वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये नियम पूरी पार्टनरशिप पे काम आता है। हम इसके लिए ट्रिपल ओ का फॉर्मूला पढ़ के चलते हैं। ओल्ड आइटम्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। जितने भी ओल्ड आइटम्स होंगे वो ओल्ड पार्टनर्स में जाएंगे और ओल्ड पीएसआर के अंदर। ये फॉर्मूला पूरी पार्टनरशिप में काम आएगा। क्लियर? अच्छा, अगली कंडीशन में कहता है कि पार्टनर्स बांटना नहीं चाहते लेकिन एडजस्ट करना चाहते हैं। तो भैया एडजस्ट जब भी होगा तो सारे पार्टनर्स उसमें इंक्लूड होंगे, ना कि केवल पुराने। इसमें सी का भी रोल होगा। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में हमें गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट किस में होती है? सिर्फ इसमें। तो सबसे पहले मैंने ए का लिखा, फॉर्मूला लगाऊंगा ओल्ड माइनस न्यू। फॉर्मूला क्या चलेगा? ओल्ड माइनस न्यू। अब ए का ओल्ड रेशो क्या है? 4:7। और नया रेशो क्या है? यहाँ से उठा लो, 5, 3, 8, 2, 10, 5/10। ऐसे ही बी का है 3/7 माइनस 3/10। और सी का ओल्ड कुछ है नहीं, इसका न्यू है 2/10। सी का देखो पुराना तो कुछ था ही नहीं, नया ही है, तो हमने 0 मान लिया पुराना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 70। तो 7 10 पे, 10 को 4 से करेंगे तो 40, ये जाएगा 7 पे, 7 को 5 से करेंगे तो 35। इसका आंसर आया 5/70। इसका एलसीएम फिर से 70, 10 पे जाएगा, 10 × 3 30, ये 7 पे कटेगा, 7 × 3 21, 9/70। और इसका आएगा माइनस का 2/10, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस की फिगर बड़ी है इसकी, तो माइनस का। तो देखो अगर हमारे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते हैं तो हम उनको इक्वल करते हैं। इसमें 70 है, इसमें 70 है, इसमें 10 है, तो तीनों के नीचे अगर 70 आता तो ही हमारा एग्जैक्ट आंसर बनता। तो अगर डिनोमिनेटर पार्टनर्स के अलग अलग हैं तो आप उन्हें इक्वल कर लो। इन दोनों के नीचे तो 70 है, इसके नीचे 70 लाने के लिए मैं क्या करूँगा? नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 70 आ जाए? मैं कह दूंगा कि अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 × 7 70, उतने से ही मेरे को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करते हैं जिस संख्या से, उसी से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 14/70। अब देखो ये पॉजिटिव है सैक्रिफाइस क्रेडिट, ये पॉजिटिव है सैक्रिफाइस क्रेडिट, ये नेगेटिव है तो इसका गेन माना जाएगा और ये हो जाएगा डेबिट। ये ध्यान रखना आप। क्लियर? अब देखो एज शेयर, ए का हिस्सा, हमें 35,000 रुपये की अमाउंट को एडजस्ट करना है। तो ए का है 5/70, बी का हिस्सा इस 35 का 9/70, और सी का, क्योंकि सी को भी एडजस्ट करना है, 35 का 14/70। इन रेशियो से हम इस अमाउंट को बांटना है और जिसका जो हिस्सा आएगा डेबिट क्रेडिट हम कर देंगे। तो देखिए ये कटेगा हमारा 5 पे, तो ये आया हमारा 2500 रुपये, ये आएगा हमारा 4500 रुपये, और ये आएगा हमारा 7,000 रुपये। जब इसको काटेंगे तो ये अमाउंट्स हमारी बन के आएंगी। क्लियर? अब देखो यहाँ पर सी डेबिट हो रहा है तो एंट्री हम पास कर देंगे, एंट्री नंबर 2, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी 7,000 से डेबिट हो रहा है टू एज कैपिटल अकाउंट
टू बीज कैपिटल अकाउंट, ए आ रहा है 2500 से और बी आ रहा है 4500 से, बीइंग रिजर्व एडजस्टेड। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो पहले केस का आंसर क्या होगा, ट्रांसफ़र करना है ओल्ड पार्टनर्स में, इसको बांट दो ओल्ड रेशियो में, और अगर एडजस्ट करना है तो सभी पार्टनर्स के गेनिंग सेक्रीफाइस आप कैलकुलेट कर लो। नया अगर कोई आता है तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, पुराना था उसके हमने क्वेश्चन कर रखे हैं। तो नए का हमेशा गेनिंग आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब हम ओल्ड रेशो 0 लेकर उसका माइनस करेंगे हिस्सा तो माइनस में आएगा, तो हमेशा वो क्या रहेगा, गेनिंग में रहेगा। ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर जो है नीचे वाली संख्या हमें सभी की बराबर लेके आनी है। जिसकी संख्या बराबर ना हो उसे ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना नीचे कि वो बराबर हो जाए और उसी संख्या से फिर ऊपर कर देना। तो यहाँ हमने सबका हिस्सा निकाला तो इतना आया, तो सी को डेबिट कर दिया, ए और बी को क्रेडिट कर दिया। करिए इसको नोट डाउन। कर दो इरेज। अब देखिए आपको मैं एक थोड़ा सा नोट करवा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स अमंग पार्टनर्स, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो पार्टनर्स के बीच में बंटती हैं। वो अलग बात है कि क्वेश्चन हमें एडजस्ट करने के लिए कह रहा है या बांटने के लिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स के बीच में बंटती हैं या एडजस्ट होती हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रॉफिट्स आइटम और यहाँ लिखूँगा लॉस आइटम्स। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो प्रॉफिट को डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो लॉस को डिनोट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको ऐसे लिखा मिले, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ऐसे लिखा मिले, या तो केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा मिले, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ब्रैकेट में क्रेडिट वर्ड मिले, ये हमेशा प्रॉफिट का आइटम होगा। नंबर 2, जनरल रिजर्व या केवल रिजर्व के नाम से भी आ जाता है। तीसरा, WCR या IFR, ये आइटम प्रॉफिट साइड के होते हैं और ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेंगे। अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट के रूप में आता है तो आपको लायबिलिटी साइड में दिखेंगे। अगर क्वेश्चन पैराग्राफ के रूप में आता है तो फिर आपको पहचानना है कि ये लिखे मिले तो इनको प्रॉफिट्स ही मानना है। लॉस आइटम नंबर 1, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे लिखा मिलता है तो ही उसे लॉस मानना है, अदरवाइज प्रॉफिट मानना है। अगर P&L के ब्रैकेट में स्पेसिफिकली डेबिट करके लिखा है तो ये लॉस होगा, अदरवाइज क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सेकंड, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं, एडवर्टीजमेंट को ऐसे लिख दिया, सस्पेंस को ऐसे लिख दिया। तो ये तो आपको लिखा मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। तीसरा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट। आप इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, बुक में आपको या क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा मिलेगा। और फोर्थ आइटम है गुडविल
ऑलरेडी अपीयर्ड। अगर पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हैं तो आपको याद रखने हैं कि ये जो आइटम होते हैं ये प्रॉफिट्स के होते हैं, ये आइटम हमेशा लॉस के होते हैं। और अगर बैलेंस शीट मिलती है आपको तो ये जो आइटम्स होते हैं आपको ये सारे के सारे ये आपको बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में मिलेंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगर बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन आते हैं, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर बैलेंस शीट गिवन है तो आपको कैसे पहचानना है। अगर ये चीज़ें लायबिलिटी साइड में गिवन है तो प्रॉफिट्स होंगी, और ये चीज़ें एसेट साइड के अगर एसेट साइड में गिवन है तो क्या होंगी, लॉसेज। अब प्रॉफिट्स आइटम जब भी बटेंगे तो एंट्री क्या होगी, इन प्रॉफिट्स आइटम्स को हमेशा डेबिट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करना है जब भी इन आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में कहेगा। और इनकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है टू लॉस आइटम्स अकाउंट। लॉसेज जब भी बांटेंगे पार्टनर्स डेबिट होंगे, प्रॉफिट जब भी बांटेंगे पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें से आपको कुछ आइटम गिवन है, तो आपको ध्यान ये देना है कि जिस आइटम के बारे में क्वेश्चन कहेगा कि इसे एडजस्ट करना है, उसको तो आप अलग से लिख लेंगे और उसको तो आप गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर इनमें से किसी आइटम के लिए लिखा है कि इन्हें ट्रांसफ़र नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सॉरी इन आइटम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्ट करना है, तो फिर आप इनको क्या करेंगे, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो में बांट देंगे। अगर इनके बारे में स्पेसिफिकली लिखा है डिस्ट्रीब्यूट करना है तब तो आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, या कुछ भी नहीं लिखा कि क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करके एडजस्ट, तो भी क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। और अगर लिखा मिले कि भी डेफर्ड रेवेन्यू को, जनरल रिजर्व को और इसको P&L को, इनको एडजस्ट करना है, तो आप तीनों को बाहर निकाल लो, इनकी अमाउंट को तो एडजस्ट कर दो और बाकी जो आइटम बचे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर, यहाँ तक लिखिए। सब खेल बेटा। ठीक है बेटा, इतना हमने समझ लिया। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ, फिर मैं आपको बुक में लेके चलूँगा।
देखो बेटा, ये क्वेश्चन है कि ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2, ये होगा हमारा ओल्ड रेशियो। क्लियर। उनकी बैलेंस शीट हमें 31/3/20 को दी हुई है इस प्रकार। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने पीएसआर को इक्वल बनाना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। बैलेंस शीट में देखो डिफरेंट आइटम्स है। देखो यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, WCR है, जनरल जो है कैपिटल्स है। तो हमें इन पे फोकस करना है पहले तो, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव आइटम है। यहाँ पर गुडविल मिल गई, P&L मिल गया। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव आइटम की लिस्ट बनाई थी, तो 2 तो देखो यहाँ मिल गए और 2 हमें यहाँ मिल गए। अब हमें इनके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो रीवैल्यूएशन होता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, उसके बारे में भी क्वेश्चन हमें कहता है कि जो रीवैल्यूएशन है उसका इफेक्ट क्वेश्चन में दिखाएं कि ना दिखाएं। तो देखो, रीवैल्यूएशन के लिए डिफरेंट पॉइंट्स हैं। स्टॉक को 65,000 रुपये तक घटाना है, यानी कि अब हमें स्टॉक को 65,000 रुपये पर लेकर आना है, टू बी डिक्रीज्ड टू 65,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कम करना है 2,000 रुपये से, क्योंकि बाई वर्ड आ गया, इसमें 2 वर्ड था, इसमें बाई वर्ड आ गया। क्लेम है WCR के अगेंस्ट 80,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट मतलब होता है बढ़ाना। ये दे दी हमें रीवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट। कह दिया कि पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो कमी आएगी ना, उसे हमें दिखाना नहीं है बुक्स के अंदर। यानी कि इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस आइडेंटिफाई करेंगे, उसे हमें एडजस्ट करना है, ना कि बांटना है। और गुडविल वैल्यू हो रही है उस दिन 40,000 की। तो ध्यान रखना, गुडविल 2 प्रकार की होती हैं। जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है, अगर पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है तो लिखा मिलेगा गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, ये दोनों ही गुडविल ओल्ड होती है। और जिस गुडविल के साथ वैल्यूड वर्ड आ जाए वो हमेशा नई गुडविल होती है। तो इस चैप्टर में हमने एक बात शुरू में याद करी थी कि जो नई गुडविल है वो हमेशा गेनिंग सेक्रीफाइस में एडजस्ट होगी, चाहे क्वेश्चन में कितने भी पॉइंट्स कैसे भी हों। इस गुडविल को तो एडजस्ट करना ही करना है। और साथ में उन आइटम्स को और ले लेते हैं जो कि इस गुडविल के साथ साथ हमें एडजस्ट करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आंसर बनाता हूं इसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं पहले, रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक को डिक्रीज करना है 65,000 रुपये तक, यानी कि इसको लिख दो स्टॉक टू बी ₹65,000 तक घटा के लेके आना है। तो इसका मतलब मुझे स्टॉक में क्या हो गया, लॉस हो गया। अब मेरा स्टॉक 65,000 का माना जाएगा, मैंने कितना लिखा हुआ है 70, मुझे 5,000 का लॉस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को घटाना है। अगर आपके एक्सपेंसेस घट रहे हैं, लाइबिलिटी कोई घट रही है, ये लाइबिलिटी देखो 10,000 थे, अब इनको 2,000 रुपये से कम करना है। तो अगर कोई लाइबिलिटी आपकी कम होती है तो वो आपके लिए बेनिफिट होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपये कम चुकाने पड़ेंगे, हमारा फ़ायदा हो गया। WCR का जो क्लेम है वो 80,000 है, हमें WCR कितना गिवन है 70, क्लेम है 80, यानी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चला गया ना, हम तो 70 ही कवर कर सकते हैं। तो उस 10,000 को कहाँ से उठाते हैं हमने एंट्री में पढ़ा था, उसे रीवैल्यूएशन से उठा लेना, क्लेम अगेंस्ट WCR। ये 10,000 का क्लेम हमें यहाँ से डेबिट करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है 10% से, बाई वर्ड है तो 10% का मतलब 5,000, ये फ़ायदा हो गया हमारे लिए। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का 10% 5,000, एडजस्टमेंट ख़त्म। तो देखो यहाँ टोटल है 10 और 5 15, यहाँ है 7, इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉस आएगा। मैंने लिखा 15,000, यहाँ मैंने लिख दिया बाई रीवैल्यूएशन लॉस, और ये हो गया 5 और 2 7, 7 में से 15 गई तो 8,000। ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनकर
तैयार हो गया। क्लियर। अब ये बताइए कि क्वेश्चन ने सिर्फ ये कहा है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बताते हैं कि उस परिवर्तन से हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो लॉस हुआ है, यानी इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्वेश्चन ये कह रहा है कि बांटना नहीं है, एडजस्ट करना है, क्योंकि लिख दिया कि हम इन एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में जो परिवर्तन आएगा उसे रिकॉर्ड करना नहीं चाहते। इसका मतलब क्या चाहते हैं? एडजस्ट करना। क्वेश्चन ने कहीं पर भी जनरल रिजर्व, P&L या इस गुडविल के बारे में कहीं नहीं लिखा कि हमें बांटनी है कि एडजस्ट करनी है। तो कुछ ना लिखा रहे तो जनरल रिजर्व सारा का सारा बांट देंगे, गुडविल भी बांट देंगे, P&L भी बांट देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एंट्रीज, यहाँ से WCR तो ख़त्म हो गया क्योंकि इस पे तो लॉस था। जनरल रिजर्व को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व 50,000 का और रेशो है 3:2। तो 5, तो ये कट जाएगा हमारा 30,000 और 20,000 बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरी एंट्री यहाँ आ जाते हैं गुडविल और P&L, दोनों ही आइटम हमारे किसके हैं? लॉस के, क्योंकि एसेट साइड में गिवन है पुरानी गुडविल खत्म हो जाती है, P&L भी खत्म हो जाता है पार्टनर्स को डेबिट करके। दोनों लॉस हैं तो मैं दोनों को इकट्ठा बांट देता हूँ। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और मुझे देखो गुडविल भी इनको डेबिट करनी थी और P&L भी डेबिट करना था। मैं दोनों एक साथ ही ले लेता हूँ क्योंकि मुझे जो गुडविल है उसको भी राइट ऑफ करना था और P&L को भी, क्योंकि इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो दोनों ही लॉस इनके बीच बट जाएंगे। 20,000 की तो गुडविल है और 10,000 का P&L है, यानी कुल मिला के मुझे कितना पैसा बांटना है पार्टनर्स के बीच में? 30। और रेशो है मेरा 3:2, यानी कि 18,000 A के हिस्से में आ जाएगा लॉस और 12,000 B के हिस्से में आ जाएगा। इस 30,000 को मैंने 3:2 में इन दोनों के बीच में बांट दिया। तो ये एंट्री वो है जो कि एडजस्ट नहीं होती, यानी कि क्वेश्चन ने नहीं बता रखा कि इनको एडजस्ट करना है, हम ट्रांसफ़र की एंट्री पास करेंगे इनके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इन एंट्रीज को हटा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा जी, अब एंट्री तो पास हो गई, सारी जितने भी आइटम बांट रहे थे मैंने बांट दिए। अब बात करते हैं उन आइटम की जिनको एडजस्ट करना है। तो देखो, एक तो रीवैल्यूएशन का जो आपका रिजल्ट आया है उसको एडजस्ट करना है, एक जो गुडविल है उसको एडजस्ट करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। अब देखो, सबसे पहले तो गुडविल, जो नई गुडविल है वैल्यूड, उसकी अमाउंट है 40,000, ये आपको गिवन है 40। अब हमने कहा था कि जब भी आपको कोई भी 4 या 5 आइटम एडजस्ट करने पड़ जाए तो आप ध्यान दोगे कि अगर कोई लॉस का आइटम है तो उसमें से लेस कर दो और प्रॉफिट का आइटम है तो ऐड कर दो। गुडविल तो हमेशा प्लस में चलेगी। अब रीवैल्यूएशन लॉस है तो मुझे इसको यहाँ से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल के अंदर प्रॉफिट्स के आइटम तो ऐड हो जाते हैं एडजस्ट होने वाले, और एडजस्ट होने वाले प्रॉफिट्स प्लस लॉसेज माइनस। तो 8,000 मैंने यहाँ से लॉस डिडक्ट कर दिया, तो कुल मिला के मेरे पास कितने रुपए बचे? 32,000। इन 32,000 को मुझे क्या करना है? एडजस्ट करना है, मतलब गेनिंग सेक्रीफाइस में इसको बांटना है। तो ठीक है, तो इतना लिखिए, एक बार इस वाले नोट को उतारिए, मैं फिर यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ। इसको हटा दिया मैंने।
अब मेरा काम है गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना। गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस रेशियो। सबसे पहले ए का ओल्ड है 3/5 और न्यू है इक्वल 1/2। बी का ओल्ड है 2/5, नया है 1/2। तो एलसीएम हो जाएगा 10, 2 पे कटा 6, 5, 1/10। चूँकि पॉजिटिव है सेक्रीफाइस कहलाएगा। इसका एलसीएम भी 10, 4, 5, 1/10 माइनस का, ये होगा गेन और ये होगा डेबिट। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ एज शेयर 32,000 पे मुझे एडजस्ट करने थे। ए का हिस्सा 1/10 और बी का हिस्सा, बी से भी 32,000 का 1/10। तो दोनों के बीच जो अमाउंट एडजस्ट होगी वो क्या होगी, 3200 रुपये। इस 32,000 जो भी हमारा आया था प्रीवियस वर्किंग नोट में, उसको हमने गेनिंग सेक्रीफाइस में काट दिया, तो दोनों के हिस्से में इतना आया। बी डेबिट हो जाएगा इससे, ए क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसकी एंट्री पास कर देता हूँ। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 3200 बीइंग एडजस्टमेंट मेड। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको बैलेंस शीट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलाने हैं, और बाकी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो आप बुक में से कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप वो मुझसे शेयर करके फ़ोटो उसकी और पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।